आप सभी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्रो फॉरेस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई है तो आप सभी के लिए बात करेंगे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी के बारे में कि कृषि वानिकी क्या है। तो आप सभी कृषि वानिकी के बारे में बात करेंगे। तो कृषि वानिकी जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कृषि एवं वन से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत कृषि फसलें एवं वृक्षों के साथ साथ उगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वनों पर निर्भरता कम करना और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना। क्या है? आर्थिक लाभ पहुंचाना। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि वानिकी कार्यक्रम चलाने हेतु वन विभाग और कुछ निजी संस्थाओं द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। कृषि वानिकी के निम्नलिखित लाभ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कृषि वानिकी के लाभ आपके पूछे जाते हैं। पहला है कृषकों की आय में वृद्धि। दूसरा है आपका कृषकों की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे ईंधन, चारा, प्रकोष्ठ की उपलब्धता। तीसरा है भूमि की उपलब्धता बनाए रखना। चौथा है आपका बड़ी रकम की एक मुश्त वापसी। पांचवा है आपका प्राकृतिक आपदाओं तथा दैनिक प्रकोपों से उत्पन्न स्थिति में सीमा सुविधा प्रदान करना, शुद्ध पर्यावरण के निर्माण में सहयोग करना और सातवां है पेड़ों की रक्षा, कतारों से वायु की तेज गति को रोकना। ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति क्या है। देखो, राष्ट्रीय वन नीति पहली राष्ट्रीय वन नीति के अधिनियम और 1980 के दशक में मध्यवर्ती अवधि के दौरान दूरगामी परिवर्तन हुए जिनका भारत में पर्यावरण संबंधी स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव रहा है। इसके अतिरिक्त बड़े परिवर्तनों में एक जो इस दौरान हुआ वह 1976 में भारत में संविधान 45 में संशोधन अधिनियम था जिसने एक बार फिर वानिकी की सीमावर्ती सूची में रखा गया या रख दिया। वनों के संरक्षण और विकास का राष्ट्रीय स्वरूप प्रोत्साहित करने के अलावा इस संशोधन है ना सेम राज्यों में वनों को वन जीवों को संरक्षण कर पर्यावरण की रक्षा करने का सुधार अपेक्षित है। इसके अलावा क्या है, इसमें संशोधित नागरिकों के लिए जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षित करना है और सुधारना अनिवार्य है। ठीक है, जो कि आपकी राष्ट्रीय वन नीति है वो क्या है, 1988 में एनईपी अपने उद्देश्य में निम्नलिखित बल दे रही है। मतलब 1988 में ये राष्ट्रीय वन नीति आपकी पॉलिसी वो आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वनों का संरक्षण करना है। क्या करना है, संरक्षण करना है। ठीक है, वनों को संरक्षण करना है, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, उनको काटने से रोकना है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृत्रिम पुनरुत्पादन। देखो, कृत्रिम पुनरुत्पादन की बात करेंगे। एक तो आपका क्या होता है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक पुनरुत्पादन और दूसरा होता है आपका कृत्रिम पुनरुत्पादन। प्राकृतिक पुनरुत्पादन जो है कि वो आपका प्रकृति के द्वारा आपकी जलवायु है ना, आर्द्रता, इसके द्वारा ही क्या है प्लांट्स या पौधों का उत्पादन हो जाता है। दूसरा है आपका कृत्रिम आर्टिफिशियल रिग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर में आपको क्या है देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है आपकी पुनर्जनन का मतलब होता है वन फसलों को हटाना और बदलना। यदि यह काटने और प्रतिस्थापना कृत्रिम तरीकों से किया जाता है तो इसे कृत्रिम उद्यान कहा जाता है। यह यदि वन फसल को काटने और बदलने में मानवीय गतिविधियां होती हैं तो उसे हम कृत्रिम उद्यान कहा जाता है। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को लगा सकते हैं, वही आपका कृत्रिम पुनरुत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निराई। आप सभी जानते हैं बीरिंग निराई रोपणीय या वन शस्य में पादपों को बिजौला अवस्था में किए गए उस परिपालन कार्य को कहते हैं जिसमें समस्त खरपतवारों को निकालकर या भूमि से काट दिया जाता है। इस परिपालन का कार्य पहला मुख्य उद्देश्य होता है बिजौला
करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सफाई, क्लीनिंग। आप सभी जानते हैं क्लीनिंग क्या है। सफाई वन वृक्ष सस्य में किए जाने वाले उस परिपालन कार्य को कहते हैं जिसमें वांछित प्रजातियों को अच्छे बढ़ते हुए बाल वृक्षों की वृद्धि में अधिक वांछित प्रजाति के जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वृद्धि जो है प्लांट्स की नहीं हो पाती है, इससे उनको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इनके छात्रों को काट दिया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए विरलन। ठीक है, विरलन क्या कहलाता है, यह प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पुनरुत्पादन द्वारा प्राप्त किसी भी प्रजाति के नए सस्य में इतने अधिक पौधे होते हैं उनका केवल एक छोटा सा भाग समायोजित आयु तक पहुंचता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं इनकी प्रकाश तथा स्थान की आवश्यकता बढ़ती है। प्राकृतिक दशा में इन पौधों में जीवन संग्रह प्रारंभ हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विरलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, कटाई छटाई। आप सभी जानते हैं पौधों की शाखाएं आगे पीछे बड़ी है ना जो होती हैं, तो वृक्ष को उनका एक सा शेप देने के लिए है ना सूखी हरी शाखाओं अथवा है ना इनको निकालना या काटना है क्या कहलाता है, कट शाखा छटाई कहता है। दूसरे शब्दों में शाखाहीन तनों तथा शीर्ष वाला वृक्ष है ना, इनके लिए क्या है, इनकी अवस्थाओं में सूखी जो शाखाएं हैं उनको काट देना ही क्या कहलाता है, आपका प्रूनिंग कहलाता है, कटाई छटाई कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वन क्षेत्र मिति। वन क्षेत्र मिति क्या है, वन क्षेत्र मिति वानिकी की वह शाखा है जिसमें हम आयामों, इनके व्यास, ऊंचाई, आयतन आदि के निर्धारण से संबंधित है। एकल पेड़ या पूरे जंगल की फार्म की आयु की वृद्धि की जानकारी खड़े पेड़ पर कटाई के बाद ही होती है। मतलब क्या, वन क्षेत्र मिति के अंतर्गत क्या करते हैं, पूरे वृक्ष की है ना उसका व्यास, ऊंचाई, आयतन आदि का क्या है, खड़े पेड़ से ही हम क्या करते हैं, पूरा अनुमान लगा लेते हैं, उसी को हम वन क्षेत्र मिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि वानिकी के उद्देश्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका पेपर में आपको देखने को मिल सकता है कि कृषि वानिकी के क्या क्या उद्देश्य हैं। कृषि वानिकी से आवश्यक ईंधन, लकड़ी की पूर्ति होने के साथ साथ किसानों को फल और खाद्यान्न, नगद फसलों की एक साथ प्राप्ति संभव होती है। दूसरा नेक्स्ट है आपका अनेक पशु जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, पूर्णतः गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं को चारे की पूर्ति की संभव होती है। इससे वायु तथा भूमि में नमी, ताप नियंत्रित होकर सूक्ष्म जलवायु की दशाओं में सुधार होता है। मधुमक्खियों के आकर्षण के परागण की क्रिया में वृद्धि होती है। कृषि की उपज में क्या हो जाती है, आपकी बढ़ोतरी हो जाती है। ये इस उद्देश्य है। नेक्स्ट तीसरा उद्देश्य है आपका लकड़ी एवं वन सामग्री स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने, पर्यावरण संरक्षण एवं मौसम संबंधी परिस्थितियों में सुधार के लिए खाद्यान्न फसलों के साथ वन लगाना। धूल, तूफान, गर्मी, हवाओं, भूकटाव, बाढ़ आदि से कृषि भूमि एवं फसलों की सुरक्षा कवच करना ही क्या कृषि वानिकी का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट कृषि वानिकी का उद्देश्य है गांव में गोबर के स्थान पर ईंधन के रूप में लकड़ी की आपूर्ति करना, इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, फसल रहित मौसम में भी पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध कराना, धूल गर्म हवाओं की कृषक आबादी की रक्षा करना, किसानों को अतिरिक्त आय रोजगार अवसर प्रदान करना कृषि वानिकी से, ग्रामीण जनसंख्या की सुषुप्त शक्ति और वानिकी निपुणता को प्रयोग करना है, खेतों में हरी खाद और कार्बनिक खाद की उपलब्धता बढ़ाने तथा वृक्षों के माध्यम से परती एवं ऊपर भूमि को बदलना, खेतों एवं पशु बाड़ों में आवश्यक छाया उपलब्ध कराना कृषि वानिकी के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृषि वानिकी के लाभ। इंपोर्टेंट है कृषि वानिकी के लाभ।
क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। कृषि वानिकी की परिभाषा, कृषि वानिकी के उद्देश्य और कृषि वानिकी का लाभ, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। कृषि वानिकी के लाभ की बात करेंगे। कृषि वानिकी को सुनिश्चित और खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। उसके उद्देश्य वृक्षों से ईंधन, चारा, फली, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद आदि प्राप्त होते हैं। तीसरा है कृषि वानिकी के द्वारा भूमि का कटाव को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और भूजल संरक्षण कर सकते हैं। उर्वरा शक्ति वृद्धि हो सकती है। कृषि एवं पशुपालन, कुटीर एवं मध्य उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। कृषि पद्धति द्वारा ईंधन की पूर्ति करके 500 करोड़ मीट्रिक टन गोबर का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष भर गांव में कार्य उपलब्ध होने के कारण शहरों के युवकों का पलायन रोका जा सकता है। पर्यावरण परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए योगदान है। सूखा पड़ने पर बहुउद्देशीय वृक्षों से कुछ न कुछ उपज आवश्यक प्राप्त हो जाती है। बेकार पड़ी जो बंजर भूमि होती है उस पर घास बहुउद्देशीय वृक्षों को लगाकर उनका उपयोग में लाया जा सकता है। कृषि वानिकी के द्वारा वृक्ष हमारी ऐसी धरोहर है, सदैव किसी न किसी हमारे आर्थिक लाभ का साधन बन सकती है। ठीक है, ये आपकी कृषि वानिकी के लाभ हैं। 11वां है, ग्रामीण जनता की आय, रहन सहन, खान पान में भी सुधार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि वानिकी प्रणालियाँ। देखो, कृषि वानिकी की प्रणालियाँ हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कृषि वानिकी की प्रणाली के बारे में। ठीक है, कि क्या है इसमें हम बात करेंगे। कृषि वानिकी की प्रणाली में झूम खेती, जिसे हम बोलते हैं स्थानांतरित खेती, आपकी इंपॉर्टेंट है। झूम खेती, स्थानांतरित खेती क्या कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। हमने आपको बताया जो आदिवासी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों को जलाकर काट कर उस पर खेती करती हैं। लगातार खेती करने पर वहाँ की जो आपकी न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व वो खत्म हो जाते हैं। फिर यही प्रक्रिया दूसरी जगह अपनाते हैं, फिर यही प्रक्रिया तीसरी जगह अपनाते हैं, तो उसी को हम स्थानांतरित खेती या झूम खेती कहते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टंगैया प्रणाली। देखो, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन उसमें शॉर्ट में पूछा जा सकता है। टंगैया प्रणाली के बारे में बात करेंगे। टंगैया प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से लकड़ी का वृक्षारोपण को स्थापित करने के एक सस्ते साधन के रूप में किया गया था, लेकिन अंत में मान्यता प्राप्त वायुसेना प्रणाली 1850 में बर्मा में गढ़ा गया एक बर्मी शब्द, जिसे हम टंगैया है। इस प्रणाली को 1890 में वेंडिस द्वारा भारत में पेश किया गया और 1896 में उत्तर बंगाल में पहला टंगैया वृक्षारोपण किया गया। यह 1887 में दक्षिण अफ्रीका में पेश किया गया था और 1870 में चटगांव और सिलहट अब बांग्लादेश में ले आया गया। इसी को हम टंगैया प्रणाली कहते हैं। इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, आप सभी को पढ़ना है अच्छे से और एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगैया के प्रकार। टंगैया के प्रकार हैं आपके विभागीय टंगैया, लीज टंगैया, ग्राम टंगैया। विभागीय डिपार्टमेंट और टंगैया के बारे में बात करेंगे। इसके तहत वन विभाग द्वारा दैनिक मजदूरी पर कई मजदूरों को लगातार कृषि फसलों और वृक्षारोपण किया जाता। वृक्षारोपण के साथ साथ फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य खरपतवार की वृद्धि को कम करना है। नेक्स्ट है लीज टंगैया। वृक्षारोपण भूमि उस व्यक्ति को लीज पर दी जाती है जो निर्दिष्ट संख्या में वर्षों तक फसल उगाने के लिए सबसे अधिक पैसा देता है। वृक्षारोपण की देखभाल सुनिश्चित करता है। ग्राम टंगैया, यह 3 टंगैया प्रणाली में सबसे सफल है। इसमें फसलों को उन लोगों द्वारा उगाया जाता है इस उद्देश्य के जंगल के अंदर एक गांव में बस गए। आमतौर पर प्रत्येक परिवार के पास पेड़ों को पालने के लिए 3 से 4 साल तक फसलों की खेती करने के लिए 0.8 से लेकर 1.7 हेक्टेयर भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुरोधक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वायुरोधक, शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक।
सेल्टल बेल्ट और विंड ब्रेक जो आपकी वायुरोधक पत्तियां हैं उनके बारे में बात करें। सेल्टल बेल्ट वनस्पति बाधाएं हैं जो हवा की गति को कम करने के लिए डिजाइन की जाती हैं, लगाई जाती हैं। सेल्टल बेल्ट के किनारे हवा की तरफ रखे जाते हैं जो कि हवा आने पर आश्रय वाले क्षेत्र जो होते हैं वो प्रदान करते हैं। जैसे बेल्ट की पास हवा जाती है, कुछ बेल्ट के अंत में घूमती है, कुछ बेल्ट की माध्यम से गुजरती है और अधिकतम बेल्ट के शीर्ष पर जाती है। हवा का दबाव की तरफ से ऊपर की ओर बनता है, लीवार्ड्स की तरफ कम हो जाता है। यह दबाव में यह अंतर आश्रय प्रभावित होता है और निर्धारित करता है कि हवा गति में कितनी कमी है और कितनी अशांति पैदा कर रही है। तो आपके जो बेल्ट हैं ये इस तरीके से हो सकते हैं, घूमते हैं। गली क्रॉपिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे हम एली क्रॉपिंग कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा एली क्रॉपिंग। गली क्रॉपिंग को मोटे तौर पर व्यापक स्पेसिंग पर पेड़ों या झाड़ियों की एकल या कई पंक्तियों में दो या दो से सेटों के रोपण के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे कृषि, बागवानी, फॉरेस्ट फसलों की खेती की जाती है जिसमें पेड़ों या झाड़ियों को मूल्यवान दृढ़ लकड़ी प्रजाति शामिल हो जाती है, जैसे अखरोट पेड़ लकड़ी के उत्पादों, वांछनीय पेड़ झाड़ियों है ना, उसके साथ नट फल उत्पाद प्रदान कर सकती है। दृष्टिकोण से कभी कभी इंटरक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है एली क्रॉपिंग को। ठीक है, कभी कभी एली क्रॉपिंग को इंटरक्रॉपिंग मल्टी क्रॉपिंग भी कहा जा सकता है। वर्तमान में अधिकांश जोर अनुसंधान है ना और सहलूत और पूर्वी काले अखरोट गली फसल अनुप्रयोगी केंद्रित हैं, जिसे हम गली एली क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गृह वाटिका। आप सभी जानते हैं गृह वाटिका किसे कहते हैं। गृह वाटिका में हम क्या करते हैं, हमारे घर के आसपास या अगल बगल में जो खाली भूमि रहती है तो उस पर हम क्या करते हैं, आंगन में अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, सब्जियों को, ठीक है, फलों को, है ना, फूलों को लगाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गृह वाटिका कहते हैं। इसमें क्या है, सब्जियों की खेती उनके उगाने के उद्देश्य से विधि प्रबंधन व्यवस्था व्यावसायिक स्तर पर आधार पर विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। गृह वाटिका में सब्जी उत्पादन का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि पूरे परिवार को साल भर ताजी और साग सब्जी मिलती रहे। इसमें सब्जियों के अलावा फल फूल भी उगाए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण परिवार में रसोई उद्यान है ना, गृह वाटिका या किचन गार्डन भी इसको क्या करते हैं, कहते हैं। गृह वाटिका के लाभ भी हो सकते हैं, परिवार को आवश्यकता अनुसार ताजी सब्जी साग सब्जी कहाँ साल भर मिलती है। ठीक है, और घरों के चारों ओर जो खाली पड़ी भूमि है उसका भी उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें और भी आपके जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हमने आपको पढ़ा है इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और थैंक यू आप सभी के लिए।